नमस्कार दोस्तों, स्वागत है VN स्टडी क्लासेस में। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसको मैं डिटेल वाइज समझाऊंगा। और यह खास करके RRB, ALP टेक्नीशियन, RPF, JE के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होगा ये। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला प्रश्न है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। यानी कि कोई सर्किट है और उसमें कई प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ होता है, तो करंट का मान जो होता है वो क्या होता है। बढ़ता है कि कम होता है, कि आधा हो जाता है, कि एक ही रहता है यानी कि सेम ही रहता है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को मतलब दो प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। यानी कि परिपथ में, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का कनेक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सीरीज सीरीज कनेक्शन होता है और एक होता है पैरेलल कनेक्शन होता है। तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का कनेक्शन दो प्रकार से होता है, एक सीरीज कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में विद्युत धारा जो है यानी कि करंट जो है वो समान रहता है। वहाँ पर क्या होता है सीरीज में कि वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। सीरीज में क्या समान रहता है, तो करंट का मान जो है, करंट है वो सेम रहता है और वोल्टेज यहाँ पर अलग अलग हो जाता है। और सीरीज का जो कनेक्शन किया जाता है वो इस प्रकार होता है। सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्शन किया जाता है वो इस प्रकार किया जाता है। R1 मान लीजिए कि R1 कोई प्रतिरोध है, R2 कोई प्रतिरोध है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रतिरोध को कनेक्शन किया जाता है। मान लिया जाए कि Rn तक प्रतिरोध जोड़ा गया है और सीरीज में जोड़ा गया है, तो उससे निकालने का, कुल प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस Rn तक होता है। तो ये सीरीज का सूत्र हो गया। और पैरेलल कनेक्शन में जो है विद्युत धारा अलग अलग होता है। यहाँ पर जो है वो वोल्टेज समान रहता है। पैरेलल में क्या होगा, तो वोल्टेज समान रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। सीरीज में करंट सेम रहता था और पैरेलल में जो है वो वोल्टेज सेम रहेगा। यहाँ पर क्या कम या अधिक होगा कौन, तो पैरेलल में करंट का मान जो है वो अलग अलग होता है। और इसका पैरेलल का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार होता है, 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn तक। तो अगर पैरेलल में अगर जोड़ा गया है रेजिस्टेंस प्रतिरोध, तो हम इस सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं कुल प्रतिरोध। और अगर सीरीज में जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हो तो करंट का मान क्या होगा। तो मैंने अभी बताया कि सीरीज में जो जुड़ा रहता है तो करंट का मान जो होता है वो सेम होता है। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी, एक ही रहता है, मतलब कि सेम रहता है। अगर n समान प्रतिरोध के रजिस्टर का पैरेलल कनेक्शन एवं सीरीज कनेक्शन किया जाए तो उसका सूत्र निकालने का होता है। मान लिया जाए कि n जो है, n समान प्रकार का टोटल जितना है, जितना रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, वो सभी समान प्रतिरोध का है और उसे पैरेलल पैरेलल और सीरीज में जोड़ा जाता है। पैरेलल और सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है RS/RP बराबर n²। इसका मतलब ये हुआ कि RS का मतलब हुआ सीरीज में जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, रजिस्टर जुड़ा हुआ है, और RP का मतलब हुआ जो पैरेलल में रजिस्टर जुड़ा हुआ है, बराबर जितना रजिस्टर की संख्या है वो n² हो जाएगा। तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि n समान प्रतिरोध के अगर रजिस्टर का पैरेलल कनेक्शन एवं सीरीज कनेक्शन किया जाए तो उसको निकालने का ये सूत्र होता है। दूसरा प्रश्न है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। परमाणु में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी। तो न्यूट्रॉनों की अगर संख्या निकालना हो, न्यूट्रॉनों की संख्या को किससे सूचित करते हैं,
तो न्यूट्रॉनों की संख्या को n से सूचित किया जाता है और द्रव्यमान संख्या को a द्वारा सूचित किया जाता है और परमाणु संख्या को z से सूचित किया जाता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा, तो n बराबर होता है a माइनस जेड। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या का मान घटा देना है, यानी कि n बराबर a माइनस जेड हो जाएगा। परमाणु जो होता है वो मुख्यतः 3 कणों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहता है। ये मान लिया जाए कि परमाणु है और परमाणु का ये नाभिक है। तो नाभिक होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर, इधर इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है एवं आवेश उसका जो होता है विपरीत होता है, जिसके कारण जो है वो उदासीन होते हैं। और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित अगर द्रव्यमान संख्या निकालना हो तो उसका सूत्र होता है, जैसे कि द्रव्यमान संख्या अगर निकालना हो तो उसका सूत्र होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? इनमें से कौन सा है? उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण, यानी कि कनकेव मिरर। अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ देता है, सिकोड़ने का काम करता है अभिसारी दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है? तो गाड़ी के हेडलाइट में होता है, दाढ़ी बनाने में होता है, आँख कान नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में होता है, सोलर कुकर में होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो पानी को अगर ब्लीचिंग पाउडर में मिला दिया जाए तो वह क्लोरीन गैस बना देती है। क्लोरीन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो विरंजन के रूप में सूती कपड़ों, कागज, ये सब के रंग उड़ाने में किया जाता है। और रोगाणुनाशक नाशक के रूप में पीने वाले पानी में उपस्थित रोगाणुओं को क्लोरीन द्वारा ही नष्ट किया जाता है। जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें रोगाणु को नष्ट करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। फॉस्जिन और मस्टर्ड गैस जो है, फॉस्जिन हो गया, मस्टर्ड गैस हो गया, ल्यूसाइट जैसी विषैली गैस के उत्पादन में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। और क्लोरीन का कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो चीनी को सफ़ेद करने में किया जाता है और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी किया जाता है क्लोरीन का उपयोग। अगर शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके किया जाता है तो वो ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन होता है। अगर बुझे हुए चूने पर, जैसे कि CaOH2, बुझे हुए चूने पर अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाए, Cl2 प्रवाहित किया जाए तो वह ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है, यानी कि CaOCl और प्लस H2O। तो अगर शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। इनमें से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। अगर अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण करना हो, मान लिया जाए कि अधिक घनत्व वाला
अधिक घनत्व वाला अयस्क का अगर सांद्रण करना हो तो कौन सा विधि अपनाते हैं? गुरुत्व पृथक्करण विधि अपनाते हैं। गुरुत्व पृथक्करण विधि अपनाते हैं। तो अगर अधिक घनत्व वाला अयस्क का सांद्रण किया जाता है तो वो गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। अगर अयस्क से गैंग या अशुद्धि को अलग करते हैं तो उसी को सांद्रण बोला जाता है। और कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या है? तो कैल्सिनेशन का हिंदी होता है निस्तापन। यानी कैल्सिनेशन के अंतर्गत जो हम लोग सांद्रित किए थे उस अयस्क को उसके गलनांक के नीचे हवा की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसे कैल्सिनेशन बोला जाता है। और खनिज से अयस्क और अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म बोला जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अगर अयस्क का करेंगे, सल्फाइड सल्फाइड अयस्क सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करना हो तो किस विधि द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न में क्या था कि किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया द्वारा। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में क्या होगा? तो नए जीव जो होंगे वो जनक माता पिता के समान होते हैं। और अगर अलैंगिक प्रजनन की बात करें तो यह सरल तथा तीव्र गति से होने वाला जनन होता है। अलैंगिक प्रजनन प्रजनन जो है वो तीव्र गति से होता है, बहुत ही कम समय में हो जाता है और बहुत ही सरल तरीके से होता है। लेकिन लैंगिक जनन में जो है वो इसमें ज़्यादा समय लगता है और यह सरल नहीं होता है, इसमें अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। और अलैंगिक जनक में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि एक जनक भाग लेता है, इसमें एक जनक ही भाग लेगा, एक जनक। लेकिन लैंगिक प्रजनन में इसमें दो जनक भाग लेते हैं, एक नर तथा मादा। तो इसमें नर तथा मादा भाग लेते हैं, यानी कि इसमें दो जनक भाग लेते हैं। और अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। इसमें कौन सा विभाजन होता है? अलैंगिक में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन मैंने पढ़ा दिया है, पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो में, इसका एक अलग टॉपिक बना दिया गया है। तो अलैंगिक प्रजनन जो है वो अलैंगिक प्रजनन में समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन प्रजनन में समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों होता है। समसूत्री भी होगा और अर्धसूत्री भी होगा, दोनों होता है, अर्धसूत्री। लैंगिक जनन जो है वो पौधों व जंतुओं में पाया जाता है। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। तो नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो यदि वेग का परिमाण जो है घट रहा है तो त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक होता है, तब इसे मंदन भी कहा जाता है। देखिए ये हो गया, इधर वेग हो गया, ये समय ग्राफ हो गया, वेग समय ग्राफ। और अगर इसका जो है यदि वेग का परिमाण घट रहा है तो त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक होता है। तो नकारात्मक त्वरण से किसकी दिशा ज्ञात होती है, यानी कि किसकी दिशा के विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण? तो वो वेग के विपरीत होता है, ऑप्शन नंबर ए। और ये मंदन जो होगा, ये जो मंदन हो रहा है ये कैसा होगा? तो ये ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, NH4 2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ जोड़ लीजिए कि यहाँ चार परमाणु इधर हो गया और दो परमाणु इधर, चार दो छः हो गया। और यहाँ पर सॉरी, इसे ऐसे लिख के बनाते हैं, NH4 इंटू सफिक्स 2SO4। चार तो इधर हो गया और एक पाँच, चार और एक पाँच हो गया। और H हो गया चार दूना आठ, तो आठ और पाँच कितना? 13 हुआ।
और ये एन हो गया, एन जो है ये 2 हो गया, तो 13 और 2 15, यानी टोटल कितने परमाणु होंगे, तो 15 होंगे। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्न में से कौन सा अंतिम तत्व है। तो ऑक्टेव रूल में होता है थोरियम सबसे अंतिम तत्व होता है। ऑक्टेव रूल क्या है, यदि दो यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो 7 तत्वों के अंतराल के बाद अर्थात 8वां जो तत्व होगा उसका रासायनिक और भौतिक गुण में समानता देखने को मिलती है। यही ऑक्टेव रूल होता है। यानी कि 8वां जो है, 8वां प्रत्येक 8वें तत्व का जो अ, रासायनिक और भौतिक गुण है वो समान देखने को मिलता है। ऑक्टेव रूल में यही बताया गया है। न्यूलैंड ने ऑक्टेव नियम के आधार पर उस समय तक के टोटल 56 तत्वों को बताया था, यानी कि 56 तत्वों को व्यवस्थित किया था। यह नियम केवल कैल्शियम तक के लिए ही प्रासंगिक था। ऑक्टेव रूल जो है वो कहाँ तक था प्रासंगिक, तो कैल्शियम तक ही प्रासंगिक था। तो ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है, थोरियम। और क्या बताया मैंने कि इसमें क्या होता है ऑक्टेव रूल में, कि प्रत्येक 8वां जो तत्व होता है वो रासायनिक और भौतिक गुण में समानता होता है। कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है चींटियों में उपस्थित होता है। कहीं कहीं फॉर्मिक एसिड ना दे के मेथेनोइक एसिड दिया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल का ही आईपेक नेम होता है मेथेनोइक अम्ल। इसका ही जो है फॉर्मिक एसिड का ही IUPAC यूपेक नेम होता है क्या, मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल। और मैलिक अम्ल जो है, ये मैलिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है, सेव में पाया जाता है। नेटल का डंक जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, यही मैथेनोइक अम्ल होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो है, इसका प्रयोग ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़े में अगर जंग लग जाता है तो उस जंग को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में, मतलब कि जो पीने वाला पदार्थ है उसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा अम्ल चींटियों में पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेवोजियर। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है। तो वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि तेल और वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है जिसके कारण खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने लगता है। कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है। तो एंडोस्पर्म जो है वो बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। अंडाशय का मुख्य कार्य जो होता है वो अंडा बनाना होता है। अंडा बनाना, अंडाशय का मुख्य कार्य अंडा बनाना होता है। और निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज बनता है। ये जो है ये निषेचन के बाद बनता है। और भ्रूण का जो पोषण जो होता है, भ्रूण का पोषण कहाँ से होता है, तो प्लासेंटा से होता है। प्लासेंटा से होता है, जिसे हिंदी में गर्भनाल भी बोला जाता है। तो भ्रूण को जो पोषक पदार्थ मिलता है यानी पोषण जो होता है वो गर्भनाल द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो यहाँ पर गति कितना दिया हुआ है, वेग यानी v का मान कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो वजन है यानी कि वस्तु का वजन यानी मास जो है वो कितना है, 22 kg है। तो ये वाला सूत्र लगा दीजिए, बन जाएगा, यानी कि हाफ m हो गया 22 और v हो गया 5 का स्क्वायर, यानी 5 × 5 11 गुना कर दीजिए, आ जाएगा 25 के 5 बाकी 2, 25 और 2 27, 275 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना था इस सूत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके विरुद्ध कर्मानुपाती होता है। कंडक्टर का कहने का मतलब है जिसमें से धारा प्रवाहित हो सके, यानी कि तार।
तो एक तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह होता है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के। मान लिया जाए कि कोई तार है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है ये है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यही होगा, गोल जो होता है ये वाला भाग, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती पूछ रहा है। अगर एक तार और है मोटा, एक और मोटा तार है, तो किसमें ज़्यादा प्रतिरोध होगा? तो जिसका ये अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल कम होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और जिसका ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। यानी कि जिसका जो ये पतला तार रहेगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, और जो मोटा होगा उसमें रेजिस्टेंस जो है कम होगा। तो यह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल और प्रतिरोध दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो पोटेशियम जो है, ये पोटेशियम जो है वो तंत्रिका आवेग के संचरण को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करेगा? तंत्रिका तंत्रिका आवेग के संचरण को नियंत्रित करने का काम करता है कौन? पोटेशियम। सोडियम क्या करता है? यह रक्त दाब का नियंत्रण करता है, रक्त दाब का नियंत्रण करेगा। और कैल्शियम तो आप लोग जानते ही होंगे कि हड्डियों का मुख्य संघटक होता है, तो यह हड्डियों में होता है। और आयोडीन जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरोक्सिन की कम क्रियाशीलता होने से कौन कौन सा रोग हो जाएगा? अगर थायरोक्सिन कम काम करे, कम क्रियाशील हो, तो उससे क्रेटिनिज्म बीमारी हो सकती है, मैक्सोइडेमा बीमारी हो सकती है, घेंघा या गलगंड जिसे ग्वाइटर बोला जाता है वो भी हो सकता है, और हाशीमोटो का रोग भी हो सकता है। तो थायरोक्सिन की कम क्रियाशीलता के कारण ये सब रोग हो सकते हैं। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो वो बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। देखिए ये जो है लेटरल मेरिस्टेम के कारण जो है वो जड़ का घेरा बढ़ेगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये जड़ या तना का घेरा ये बढ़ता है, ये वाला पार्ट बढ़ता है। और एक होता है एक्स्ट्रा मेरिस्टेम और एक एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो जड़ तना के नोक पर स्थित होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ पर भी है, ऊपर नोक पर भी है, और नीचे जड़ पर भी है। तो जड़ और तना के नोक पर पाया जाता है वो एपिकल मेरिस्टेम होता है, और यह जमीन के ऊपर तने के विकास और जमीन के नीचे जड़ के विकास में मदद करता है। और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यह इंटरनोड या पत्तियों के बेस पर स्थित होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, यह जो पत्ती होता है, पत्ती पत्ती के जड़, यहाँ ये वाला जो पार्ट होता है जिसे इंटरनोड बोला जाता है, इसको क्या करता है? तो ये यहीं पे स्थित होता है कौन? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एपिकल जो है वो जड़ और सबसे ऊपरी भाग के जो नोक होता है उसी पर स्थित होते हैं, लेकिन इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो पत्ती के नोड पर होता है, और लेटरल मेरिस्टेम जो है वो तना और जड़ को घेरा बनाने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? लेटरल मेरिस्टेम। अगला प्रश्न है सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए क्या करना होगा? तो अ, इसमें क्या करना होगा? तो दिए गए तापमान को 273 डिग्री से गुना करना होगा? नहीं। दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा? हाँ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो जो दिया गया तापमान है उसको क्या करेंगे? 273 में जोड़ देंगे। ऐसे आप लोग ये वाला सूत्र याद रखिएगा, इससे सब बन जाएगा। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। तो यहाँ कह रहा है सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए, तो ये सेल्सियस वाला हो गया और ये केल्विन वाला हो गया, ये दोनों को बराबर कर देंगे। C/5 बराबर K-273/5। अब अब जिस सेल्सियस का अगर मान दिया हो तो वो पुट कर देंगे, और केल्विन का मान तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा। तो क्या करना होगा इसमें?
तो डायरेक्ट करने के लिए 273 में जोड़ना होगा। अगर हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं तो सेल्सियस से अगर केल्विन में चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्ट 273 में जोड़ देंगे, और नहीं तो फिर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इनमें से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो CO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो हो गया H2S, मीथेन हो गया CH4, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुख्यतः जो है मोटर वाहनों एवं कल कारखानों से निकलने वाले धुआं का मुख्य भाग होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो रक्त में घुलने की क्षमता उसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं होगा, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें गैस है जो बायोगैस में नहीं होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो नहीं होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड बायोगैस का मुख्य घटक है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसमें हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है वो बायोगैस का मुख्य घटक होता है। और बायोगैस में जो मीथेन की मात्रा होती है वो लगभग 65% से लेके 75% तक होती है। आज का अंतिम प्रश्न है, धातु जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? तो मान लिया जाए कि कोई धातु ले लेते हैं, जैसे कि जिंक ले लेते हैं, Zn जिंक, और इसको अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, यानी कि H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको अगर अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस H2 बनाएगा। यानी कि धातु जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न कर रहा है? तो यहाँ ये लवण हो गया, जिंक सल्फेट क्या लवण हो गया, ये लवण, और ये हो गया हाइड्रोजन। तो दोनों को अभिक्रिया कराए तो क्या निकला? लवण निकला और हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और विश्वास करिए कि ये वाला जो सीरीज मैं लेकर आया हूँ यह आगामी जो RRB का जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें बहुत ही लाभ आप लोग को मिलेगा इसमें। तो आज यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।